नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 4 बेहद ही अहम जानकारियां लेके आया हूं। जानकारियों की ओर आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा फिर से अपील है दोस्तों, आसाम में बाढ़ की वजह से बहुत बुरे हालात हैं। अभी तो दिल्ली, मुंबई, पंजाब जैसे जगहों से भी बाढ़ पीड़ितों को मदद करने के लिए लोग निकल रहे हैं राहत सामग्री लेकर के। तो ऐसे में सैनिक पाठशाला का पूरा परिवार होकर के हम भी वहां राहत सामग्री लेकर के बहुत जल्दी निकलने वाले हैं। 1 या 2 अगस्त को हम यहां से निकलेंगे। थोड़ा देरी से जाने का कारण यह है कि अंदरूनी इलाके में अभी भी पानी का लेवल कम नहीं हुआ है। तो ऐसे में हम अंदर तक पहुंच सकें और जिनको एक्चुअल में मदद की जरूरत है उनको हम मदद कर सकें, इसलिए हम थोड़ा 1 हफ्ते देरी से जा रहे हैं। तो 1 या 2 तारीख को हम बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए मदद राहत सामग्री लेकर के चले जाएंगे दोस्तों। तो ऐसे में मैं खुद भी जा रहा हूं। तो ऐसे में आप भी अगर आपकी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कुछ डोनेट करना चाहते हैं, तो ये क्यूआर कोड है, यहां आप डोनेट कर सकते हैं। आपका जितना सामर्थ्य है उसके हिसाब से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर ये क्यूआर कोड में पेमेंट ना हो तो कमेंट में मैं अकाउंट डिटेल्स पिन मैसेज में डाल दूंगा। आप कमेंट खोल के देखेंगे तो वहां आपको अकाउंट डिटेल्स मिल जाएगा। वहां भी आप जो है पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और आपसे भरोसा के साथ आपको एक चीज वादा करता हूं कि आपसे मिला हुआ एक एक पाई, एक एक रुपया में ले जा करके बाढ़ पीड़ितों के राहत में इस्तेमाल करूंगा दोस्तों। रास्ते में जो खर्चा होगा, आने जाने का खर्चा होगा, वो सारा चीज मैं अपनी तरफ से ही खर्चा करूंगा। तो ऐसे में जितना भी आप डोनेट करेंगे सारा का सारा बाढ़ पीड़ितों के लिए जाएगा। तो चलिए, आपसे फिर से गुजारिश है कि आपकी तरफ से बड़ा दिल दिखाइए और जितना हो सके, जितना मदद आप कर सकते हैं, सामर्थ्य के अनुसार मदद जरूर कीजिएगा। चलिए, अब आज के वीडियो में दोस्तों, ओआरओपी में क्या सिपाही, नायक, हवलदार जैसे जो नीचे लेवल के रैंक है उनके साथ अन्याय हुआ है, एक प्रूफ के साथ, लाइव एग्जाम्पल के साथ आगे आपको समझाऊंगा। बेहद अहम मसला है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 8वें पे कमीशन को लेकर भारत सरकार से संसद के अंदर सवाल पूछा गया, जिसका वित्त मंत्रालय से जवाब आया है। जवाब क्या है और इस जवाब का मतलब क्या बनता है, यह भी आगे आपको समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, जुलाई के महीने के पेंशन से पहले 2006 से पहले के रिटायरी पेंशनर के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, वो भी आगे बताऊंगा, जिसकी वजह से पेंशनर को 2 लाख से भी ज्यादा का एरियर मिला, वो भी आगे आपको जानकारी दूंगा। इसके साथ ही साथ आपको क्या ओआरओपी में सही आपका पे ग्रुप के हिसाब से भुगतान हुआ, आगे आपको समझाऊंगा। एक्स ग्रुप हो, वाई ग्रुप हो, जेड ग्रुप हो, आपका क्या आपको सही में पे ग्रुप के हिसाब से जो पे ग्रुप आपका है वही पेंशन आपको मिला है, यह जानना बेहद जरूरी है दोस्तों। क्योंकि पीसीडीए, सीजीडीए, पीओआर जैसे जो हमारी संस्थाएं हैं, जो ऑफिसेस हैं, वहां जो ऑडिटर बैठे हुए हैं वो आपका पैसा काटने के ही चक्कर में होते हैं। वो आपका जो ड्यू है उसको भी भरसक ना देने के चक्कर में होते हैं। ऐसा एक एग्जाम्पल आगे आपको माननीय कोर्ट का जजमेंट के साथ दिखाऊंगा दोस्तों। कोई भी चीज इस तरीके की बातें हम करते हैं तो प्रूफ के साथ करते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं इन जानकारियों की ओर। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, पे ग्रुप वाई को एक्स करने का माननीय कोर्ट का आया शानदार ऑर्डर। आप भी अपना पे ग्रुप जरूर चेक करें। जी हां, आप अपना पे ग्रुप चेक करें और आपका सही पे ग्रुप के हिसाब से आपको ओआरओपी में भुगतान हुआ या नहीं हुआ वो जानकारी रखें। चलिए, मैं आपको एक माननीय कोर्ट का जजमेंट दिखा के आपको समझाऊंगा। दोस्तों, ये सामने आप 20 जुलाई 2026 का माननीय एएफटी लखनऊ का एक जजमेंट का कॉपी देख पा रहे हैं, जिसमें पेंशनर ने अपना पे ग्रुप को चेंज करने के लिए माननीय कोर्ट में जब गुहार लगाया तो किस तरीके से माननीय कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पेंशनर के फेवर में जजमेंट दिया है। जी हां दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण और सभी के लिए जानने वाला यह फैसला है। क्या आपको आपका सही पे ग्रुप के हिसाब से ओआरओपी में पेंशन दिया गया है, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि यह जो माननीय कोर्ट का आदेश है उसी चीज को खुलासा करता है कि बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको उनको अपना सही पे ग्रुप के हिसाब से ओआरओपी का भुगतान नहीं हुआ है। अब देखिए, ये जो पेंशनर थे एयरफोर्स के सर्जेंट रैंक के पेंशनर थे, जो कि 1979 में ही भर्ती हुए थे। उसके आगे वो 1999 में रिटायर हो गए। अब उनका जो बेसिक पेंशन ओआरओपी 3 का टेबल के हिसाब से 20 साल के सर्जेंट यानी कि हवलदार का इक्विवेलेंट के हिसाब से एक्स ग्रुप के हिसाब से 27,260 होना चाहिए था, लेकिन ओआरओपी 3 के टेबल नंबर 7 के हिसाब से उनको 27,260 ना दे करके वाई ग्रुप का 24,763 रुपए करके पेंशन दिया गया। इस मसले को लेकर के जब पेंशनर ने गुहार लगाया तो उनकी बात नहीं सुनी गई और अल्टीमेटली माननीय कोर्ट में पेंशनर को जाना पड़ा। तो देखिए, आप देख पा रहे हैं, एक एक्स ग्रुप के जो पेंशनर थे, सर्जेंट यानी कि हवलदार के बराबर के रैंक के, 20 साल उनका क्वालिफाइंग सर्विस था,
लेकिन इनको एक्स ग्रुप के हिसाब से OROP 3 का टेबल का 27,260 ना दे करके उनको वाई ग्रुप के हिसाब से 24,763 दिया गया, जो कि हर महीने का डिफरेंस 2,497 रुपए का बनता था। तो ये सारी चीजें माननीय कोर्ट के अंदर छानबीन हुई, माननीय कोर्ट ने सरकारी पक्ष को भी सुना और माननीय कोर्ट ने पेंशनर के पक्ष को भी सुना। उसको सुनवाई करते हुए आखिरकार माननीय कोर्ट ने पेंशनर के पक्ष में जजमेंट दे दिया। और माननीय कोर्ट ने क्या कहा उनके जजमेंट में, ये आप इस जजमेंट के आखिरी लाइन में आपको समझने को मिलेगा। तो देखिए 8 नंबर पैराग्राफ में यहां कहा गया है, इन व्यू ऑफ द अबव ओरिजिनल एप्लीकेशन सक्सीड्स एंड इज अलाउड, respondents are directed to issue revised corrigendum PPO of group X category by granting the service pension to the tune of rupees 27,260 to the applicant from the due date and to pay arrears thereof। यानी कि मान्य कोर्ट ने दो टुक कह दिया कि नया पीपीओ निकालो, एक्स ग्रुप के हिसाब से इनका पेंशन 27,260 आज के डेट में फिक्स करो और साथ ही साथ उनका जितना भी पुराना जब से लेकर के उनको गलत दिया तब से लेकर के एरियर का कैलकुलेशन करके उसका भुगतान करो। रेस्पोंडेंट्स आर फर्दर डायरेक्टेड टू कैरी आउट द अफोरमेंशन्ड एक्सरसाइज विद इन अ पीरियड ऑफ 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर। In default, the applicant is entitled to get interest at the rate 6% per annum। यानी कि इस आदेश को मिलने के 4 महीने के अंदर यह कार्रवाई पूरा किया जाए, नहीं तो 6% का आपको ब्याज का भी भुगतान करना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं मेजर जनरल संजय सिंह जो कि मेंबर ए और जस्टिस सुरेश कुमार गुप्ता मेंबर जे, तो इन दोनों न्यायाधीशों की खंडपीठ ने न्यायाधीशों की पीठ ने यह आदेश सुनाया, जो कि कहीं ना कहीं कई सारे पेंशनर्स को आंखें खोल सकता है, क्योंकि हो सकता है आपको भी आपका सही ग्रुप के हिसाब से पेंशन ना मिल रहा हो OROP के टेबल में। इस चीज को जरूर चेक करें, आपका पे ग्रुप क्या है और कौन से पे ग्रुप के हिसाब से आपको पेंशन मिल रहा है, यह जानकारी आपको होना जरूरी है, जिसको लेकर के सभी को जागरूक करने वाला माननीय कोर्ट का यह फैसला सामने आया है। दोस्तों, सही पे ग्रुप के हिसाब से भुगतान ना होने की वजह से यह मसला कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर किसी का एक्स ग्रुप है, उनको वाई ग्रुप के हिसाब से भुगतान किया गया तो उनको एक्स ग्रुप के हिसाब से ऑटोमेटिकली मिलना चाहिए था। यह मसला कोर्ट में जाने का मतलब यही बनता है कि जो भी पीसीडीए में बैठे हुए हैं उनका यही कोशिश रहता है कि जितना हो सके पैसे काटे जाएं, जितना हो सके पेंशनर से काट करके सरकारी खाते में जो है पैसा जो है जमा रखा जाए। तो कहीं ना कहीं यह बेहद दुखद है कि ऐसे एक सिंपल से मसले को लेकर के पेंशनर को कोर्ट में जाकर के जजमेंट लेना पड़ा। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, क्या OROP में देख देख जवानों के साथ यानी कि सिपाही नायक हवलदार को वंचित किया गया असल फायदा देने से? प्रूफ के साथ देखें हकीकत। जी हां दोस्तों OROP का जो फायदा है सभी रैंक्स को मिला है। कुछ लोग पेंशन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रह गए, प्रीमेच्योर 2014 के बाद के जो रिटायरी हैं जुलाई, उनको भी नहीं मिल पाया और रिजर्विस्ट पेंशनर वगैरह को भी नहीं मिल पाया, किसी को बहुत कम फायदा मिला। लेकिन कमोबेश अगर देखें तो OROP में लगभग पेंशनर्स का फायदा हुआ है। लेकिन ऐसे में क्या सिपाही नायक हवलदार जैसे जो पेंशनर हैं इनके साथ सही मायने में न्याय हुआ है? ऐसा एक आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ पूरा रिपोर्ट समझाता हूं, पूरा प्रूफ के साथ। किस विषय में मैं बोल रहा हूं, चलिए डॉक्यूमेंट देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो OROP 1 का सर्कुलर नंबर 555 उसका अपेंडिक्स एक्स देखिए, रेगुलर आर्मी के लिए है कि कौन से रैंक के लिए मैक्सिमम लेंथ ऑफ सर्विस OROP के टेबल में कितना लिया जाएगा उसका ब्यौरा यहां पर है। फॉर एग्जांपल आपको अगर मिसाल के तौर पे समझा दूं तो 1 जून 1953 से लेके 29 मई 1998 तक के रिटायरी का सिपाही का मैक्सिमम सर्विस 20 साल लिया जाएगा। बेशक उन्होंने सर्विस 25 साल ही क्यों ना किया हो, 28 साल ही क्यों ना किया हो, लेकिन उनको OROP के टेबल में केवल 20 साल का लेंथ ऑफ सर्विस का ही उनको फायदा दिया जाएगा। अब ऐसा क्यों? अगर कोई सिपाही मान लीजिए 25 साल सर्विस करके रिटायर होता है, क्योंकि कुछ कोरों में होता है ऐसा, सिपाही भी लंबे समय तक सर्विस करते हैं, तो उनको क्यों केवल 20 साल के सर्विस का लेंथ ऑफ सर्विस का फायदा मिले? आप देख पा रहे हैं उसी हिसाब से सभी रैंक का यहां पर ये अपेंडिक्स एक्स में सभी रैंक का OROP 1 के समय में ही ये टेबल निकाल दिया गया था। और इस टेबल में अभी मैं आपको एक केस समझाना चाहूंगा। अब इस केस में ये DSC वाला टेबल देखिए, ये टेबल आपको समझना है। और इस DSC वाला टेबल में अगर आप देखेंगे तो जो नायब सूबेदार होते हैं या तो फिर MSCP नायब सूबेदार होते हैं,
उनका मैक्सिमम लेंथ ऑफ सर्विस क्या होता है, ये अलग अलग पीरियड वाइज है। ये देखिए अलग अलग पीरियड वाइज है। और कोई अगर रिटायरी 1 अक्टूबर 1977 से लेके 29 मई 1998 के बीच का कोई रिटायरी हो तो उनका लेंथ ऑफ सर्विस 26 साल ही लिया जाए। ये यहां पर क्राइटेरिया है इस अपेंडिक्स के हिसाब से। लेकिन इन क्राइटेरियाज को अब इसी में आप देखेंगे और तो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट ऑनरेरी कैप्टन का भी यहां पर क्राइटेरिया है। उसी हिसाब से किसी को केवल 28 साल, किसी को केवल 30 साल तक का ही लेंथ ऑफ सर्विस का फायदा ओआरओपी के टेबल में दिए जाने की बात इस टेबल के जरिए सामने आती है। उसी हिसाब से एयरफोर्स के भी है और उसी हिसाब से आगे देखेंगे तो नेवी का भी यह टेबल जारी किया गया था ओआरओपी 1 लागू करते समय। लेकिन विडंबना क्या है वो आगे मैं आपको दिखाता हूं। इस टेबल का जो प्रावधान है उसको बदलते हुए पीसीडीए ने एक सर्कुलर निकाला, लेकिन वो सर्कुलर केवल ऑनरेरी लेफ्टिनेंट ऑनरेरी कैप्टन रैंक के ही पेंशनर के लिए लागू किया गया। अगर मैं बात करूं, ये एक ऐसे नायब सूदार यानी कि एमएससीपी नायब सूदार जो कि डीएससी से रिटायर हैं और वो अगर अक्टूबर 1977 से अगर 29 मई 1998 तक के रिटायरी हैं तो उनका केवल 26 साल लेने का यहां प्रावधान है। अगर इस बीच का कोई रिटायरी 28 साल 30 साल नौकरी करके आया हो तो क्या उसको भी 28 साल या 30 साल के हिसाब से फायदा नहीं मिलना चाहिए? चलिए मैं आपको सर्कुलर दिखाता हूं। अब ओआरओपी के उसी प्रावधान को चेंज करते हुए 4 दिसंबर 2024 को ये 679 सर्कुलर पीसीडीए ने निकाला था, जिस सर्कुलर में ये देखिए 1 रैंक 1 पेंशन का लेंथ ऑफ सर्विस को सही किया गया था। लेकिन अब देखिए यहां पर केवल आर्मी का ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का 21 से 33 साल किया गया और नेवी के मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर ऑनरेरी सब लेफ्टिनेंट ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का 33 साल किया गया और डिफेंस सिक्योरिटी कोर यानी कि डीएससी का भी ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और ऑनरेरी कैप्टन का तो कर दिया गया 33 साल। लेकिन जो हवलदार हैं, जो सिपाही हैं या जो जवान रैंक के हैं, उनका अमेंडमेंट क्यों नहीं निकाला गया? अब इसका जीता जागता एक एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे इस वजह से पेंशनर को, जो जवानों को घाटा हुआ है, वो देखना वो जानना आपके लिए जरूरी है दोस्तों। अब ये सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस का जवाब है 27 जुलाई 2026 का। आप देखिए अब इस जवाब में पेंशनर को क्या कहा गया है। ये एक एमएससीपी नायब सूदार रैंक के पेंशनर हैं, यानी कि इक्विवेलेंट टू नायब सूदार वाले पेंशनर हैं। अब यहां उनको जवाब दिया गया है, इट इज इंटीमेटेड दैट एज पर सर्कुलर 555 अपेंडिक्स एक्स 10 मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट for Havaldar MSCP नायब सूदार is 26 years. Accordingly, your pension has been revised correctly to rupees 26,900 with effect from 1 जुलाई 2024. कॉपी ऑफ पीपीओ इज अटैच। यानी कि इन हवलदार को जिनको नायब सूदार एमएससीपी मिला हुआ है, इनका सर्विस 26 साल से ऊपर था, लेकिन फिर भी उनको केवल 26 साल तक का ही लेंथ ऑफ सर्विस का फायदा दिया गया। क्यों? ऑनरेरी लेफ्टिनेंट ऑनरेरी कैप्टन का अगर लेंथ ऑफ सर्विस बदला जा सकता है अमेंडमेंट के जरिए नया सर्कुलर निकाल के, तो एक एमएससीपी नायब सूदार का क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि अगर हम ओआरओपी के टेबल की भी बात करें तो ऑनरेरी एमएससीपी नायब सूदार के लिए प्रावधान है, लेकिन ये वाला कंडीशन लगा के उनको क्यों गलत फिक्सेशन दिया गया? क्यों जो सर्कुलर निकाला गया उसमें क्यों सिपाही नायक हवलदार का प्रावधान लेंथ ऑफ सर्विस को बढ़ाने का क्यों नहीं रखा गया? अब चलिए मैं आपको ओआरओपी 3 का टेबल दिखा करके इस चीज को और ज्यादा समझाता हूं। तो दोस्तों ये सामने आप ओआरओपी 3 का टेबल नंबर 7 देख पा रहे हैं। जिन पेंशनर का मैंने जिक्र किया वो डीएससी से फर्स्ट पेंशन लेते हैं, इस वजह से उनको टेबल नंबर 7 के हिसाब से ही रिवीजन लागू है। अब उनका जो पेंशन है एमएससीपी नायब सूदार यानी कि इक्विवेलेंट टू नायब सूदार, ये वाला कॉलम बनता है। तो इस वाले कॉलम में उनको 26 साल का लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से, ये वाला कॉलम के हिसाब से उनको 26,900 रुपए दिया गया, जबकि इनका लेंथ ऑफ सर्विस 28 साल था और 28 साल का लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से उनको 27,950 मिलना था, जबकि उनको 26 साल के लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से 26,900 दिया गया। तो जो सर्कुलर निकाला गया ओआरओपी का लेंथ ऑफ सर्विस को रिवाइज करके, वहां अगर सिपाही नायक हवलदार का भी अमेंडमेंट निकाला जाता तो ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स को मैक्सिमम लेंथ ऑफ सर्विस का फायदा मिल पाता। दोस्तों नया सर्कुलर निकाल करके ऑनरेरी लेफ्टिनेंट ऑनरेरी कैप्टन के लिए तो लेंथ ऑफ सर्विस को बढ़ा दिया गया, तो वहीं अगर सिपाही नायक हवलदार भी उसी रूल की वजह से नुकसान में थे तो इस सर्कुलर में क्यों नहीं उनका भी लेंथ ऑफ सर्विस बढ़ा करके जो है अमेंडमेंट निकाला गया, जो बेहद जरूरी है। और कहीं ना कहीं ये जो अपेंडिक्स एक्स का मसला है, जो लेंथ ऑफ सर्विस का मसला है, वो खास करके ये जो रैंक वाले पेंशनर हैं उनको नुकसान दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी नया सर्कुलर निकाल करके पीसीडीए को बदलाव करना जरूरी है, जिसकी हम मांग करते हैं। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में सरकार ने क्या कहा संसद में? क्या अब 18 महीने में मिल जाएगा पे कमीशन? जी हां,
संसद के अंदर 28 जुलाई 2026 को भारत सरकार ने 8वें पे कमीशन को लेकर के कुछ ब्यौरा रखा जब उनसे सवाल किया गया। तो ब्यौरा क्या है, सवाल क्या था और इसका मतलब क्या बनता है, चलिए पहले सवाल जवाब का ब्यौरा देखते हैं। दोस्तों, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से 28 जुलाई 2026 को 8वें पे कमीशन से जुड़े हुए कुछ अहम सवाल किए गए। इन सवालों का भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की तरफ से जवाब दिया गया। क्या है सवाल, क्या है जवाब और इस जवाब का क्या मतलब बनता है, वो चीजें आगे समझेंगे। आप यहां देख पा रहे हैं 28 जुलाई 2026 को 8वां केंद्रीय वेतन आयोग से जुड़ा हुआ सवाल है। सवाल किया श्री जावेद अली खान जी ने। क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या का ब्यौरा क्या है? अब तक जिन कर्मचारी संगठनों से विचार विमर्श किया गया है उनका संगठनवार ब्यौरा क्या है? क्या कर्मचारी संगठनों ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर की गणना करने हेतु पारिवारिक इकाइयों की संख्या को कर्मचारियों के माता पिता को भी शामिल करते हुए 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग की है? यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर आयोग या सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? और आयोग द्वारा विचार और कार्यान्वयन के लिए सरकार को अपना प्रतिवेदन कब तक सौंपे जाने की संभावना है? बेहद ही अहम और 8वें पे कमीशन से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। अब इसका जवाब भारत सरकार ने क्या दिया, देखिए भारत सरकार की तरफ से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने यह जवाब दिया है। सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों यानी कि टीओआर सहित इसके गठन के लिए दिनांक 3 नवंबर 2025 को संकल्प अधिसूचित किया है। दिनांक 3 नवंबर 2025 के संकल्प में यह प्रावधान किया गया है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अपनी स्वयं की कार्य प्रणाली तैयार करेगा। आयोग के विचारार्थ विषयों में यह प्रावधान नहीं किया गया है कि आयोग इसके द्वारा की गई प्रगति, विचाराधीन सिफारिशों के स्वरूप या चर्चा के दौरान विचार विमर्श की अपनी प्रक्रिया से सरकार को अवगत कराता रहे। यानी कि कहा गया है कि हमने 8वें पे कमीशन को बोला ही नहीं कि आप हमसे साझा करें, जो भी डिस्कशन हो रहा है, जो भी प्रोग्रेस हो रहा है वो साझा करें। ऐसा हमने पे कमीशन को बोला ही नहीं, ऐसा प्रावधान रखा ही नहीं। तो रखा नहीं तो अब रख दीजिए। अब जब सभी सवाल कर रहे हैं, जब संसद में आपको सवाल का सामना करना पड़ रहा है, तो अब क्यों नहीं आप आयोग से पूछ रहे हैं? आयोग तो वित्त मंत्रालय के अधीन है। आयोग में जितने भी अधिकारी हैं, चेयरमैन हैं, मेंबर्स हैं, सारे के सारे आपके अधीन हैं। तो अभी पूछा जाए ये सवाल आयोग से ये डिटेल्स मांग करके संसद के पटल में रखने में सरकार को क्या दिक्कत आ रही है? कहीं नहीं कहीं सरकार के ये जो जवाब है, इस जवाब से ये पता चलता है कि सरकार गोलमोल करना चाहती है इस जवाब को। क्योंकि अगर सरकार जवाब देना चाहती तो सवाल पूछे जाने के 2-4 घंटे के अंदर में ही पे कमीशन के साथ उनके ऑफिस से ये पूरा ब्यौरा मांग करके दिया जा सकता था संसद में। ऐसी क्या जो है सीक्रेट वहां पर बातें चल रही है? ऐसा क्या बहुत बड़ा सीक्रेसी के साथ ये पे कमीशन का काम हो रहा है जो सरकार संसद में भी नहीं रख सकती? तो कहीं ना कहीं ये दुखद है, सरकार का ये जवाब ना दिया जाना, सरकार द्वारा कहीं ना कहीं गोल मोल टाल मटोल करने की कोशिश करना दुखद है। आगे कहा गया दिनांक 3 नवंबर 2025 के संकल्प के अनुसार 8वां केंद्रीय वेतन आयोग इसके गठन की तारीख से 18 माह के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। सरकार का कहने का मतलब है कि 18 महीने तक हम इसको सीक्रेट रखेंगे। हम जब तक रिपोर्ट पेश नहीं होगा पे कमीशन की तरफ से, हम कुछ नहीं बताएंगे। इसी तरीके का जवाब है ये, जो कहीं ना कहीं दुखद है। सरकार चाहे तो पे कमीशन तो सरकार के अधीन है, तो सरकार पे कमीशन से तुरंत ही जवाब मांगे। जो सवाल ये किए गए हैं इसका पूरा ब्यौरा पे कमीशन से मांगे और ये मानसून सत्र खत्म होने से पहले पहले सरकार संसद के पटल में इन सवालों का सही जवाब रखे। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, जुलाई 2026 का पेंशन क्रेडिट हो उससे पहले ही आई प्री 2006 के पेंशनर के लिए ये बड़ी खुशखबरी। 2,10,750 का एरियर आया 28 जुलाई 2026 को। जी हां दोस्तों, 2006 से पहले के रिटायरीज का पेंशन में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। उनमें से एक गड़बड़ी है उनको एसीपी ना मिलना। तो ऐसे में जब से सैनिक पाठशाला सोशल मीडिया में आया है, जब से सैनिक पाठशाला से लोग जुड़ने लग गए हैं, तब से उनको फायदा मिलना शुरू हुआ है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल आपको आगे दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले तो पेंशनर का पीपीओ देखते हैं। दोस्तों ये सामने आप स्पर्श द्वारा निकाला गया एक कोरिजेंडम पीपीओ देख पा रहे हैं, जो कि 31 जुलाई 2005 के रिटायरी का पीपीओ है। इन पेंशनर को एसीपी हवलदार लागू था क्योंकि ये 22 साल लेंथ ऑफ सर्विस करके आए थे। जिनका भी 20 साल से ऊपर लेंथ ऑफ सर्विस हो और बाकी के क्राइटेरिया मीट करते हो तो उनको एसीपी हवलदार लागू है।
10 साल के सर्विस में एसीपी नायक लागू है। कोई अगर 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 का बीच का रिटायरी हो और 10 साल से ऊपर सर्विस हो और उनको सिपाही का पेंशन मिल रहा हो तो एसीपी नायक लागू है। अगर कोई इसी बीच का रिटायरी हो, 20 साल से ज्यादा सर्विस हो और उनको अगर नायक या सिपाही का पेंशन मिल रहा है तो एसीपी हवलदार लागू है। जो पहले पेंशनर्स को जानकारी नहीं होती थी, लेकिन सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने के बाद पेंशनर्स का केस टेकअप होता है और इन पेंशनर का भी जब केस टेकअप किया गया तो बहुत दिनों के संघर्ष के बाद इनका ये पीपीओ जनरेट हुआ। ये देखिए, पे लेवल 5 कर दिया गया। इनका रैंक तो नायक था, लेकिन पे लेवल 5 यानी कि हवलदार का पेंशन लागू करके इनको ये पीपीओ निकाल करके इनका पेंशन में बढ़ोतरी कर दिया गया और एरियर भी 2 लाख से ज्यादा का भुगतान कर दिया गया। आप यहां देख पा रहे हैं, इनका पीपीओ जो है 19 जून 2026 को निकला था और उनका सारा चीजें चेंज कर दिया गया। पहले नो एमएससीपी था, अभी हवलदार ग्रेड का एसीपी दिया गया और एसीपी दे करके उनका पेंशन समय समय पर जितना होना चाहिए था उतना करके उनको ये फायदा देते हुए ये पीपीओ निकाला गया और अब पेंशनर खुश हैं, उनको एरियर का भी भुगतान हो गया है दोस्तों। तो अभी आप सबने देखा 2006 से पहले के रिटायरी का पीपीओ, जिसमें उनको एसीपी हवलदार लागू कर दिया गया। अब ये देखिए, उनको वो जो एरियर बन रहा था 2,10,750 रुपए का, उसका भुगतान हो गया। साथ ही साथ उनका जो एरियर भुगतान हुआ उसका पेंशन स्लिप भी जारी हो गया, वो भी आप देख पा रहे हैं। अब पेंशनर ने एक वीडियो संदेश भेजा है, उसको भी सुन लीजिए। मैं एक्स नायक अरुण कुमार लालकन, मुझे एसीपी हवलदार लागू था। ये चीज़ मुझे पहले से पता नहीं था। जब सैनिक पाठशाला का वीडियो देखा तब मुझे इसका पता चला कि मुझे एसीपी हवलदार लागू है। फिर मैं सीपी ग्राम में पीजी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा करके ग्रीवेंस डालना शुरू किया। सैनिक पाठशाला से मैं 2025 में जुड़ा और तब से हमको सैनिक पाठशाला से गाइडलाइन मिलता रहा कब ग्रीवेंस डालना है, कब आरटीआई डालना है। वो सब करते करते करीब 2 साल संघर्ष करने के बाद आज मुझे 2,10,750 रुपये का एरियर प्राप्त हुआ। मैं सैनिक पाठशाला का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो कि मुझे गाइड किया सर ने, और सर को मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो कि मुझे आज एरियर प्राप्त हुआ 2,10,750 रुपये का। मैं सभी फौजी भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि जिनका जो भी कुछ छूटा बड़ा है वो सैनिक पाठशाला से जुड़े और अपना। तो आप सबने देखा दोस्तों, संघर्ष करना पड़ता है। सटीक जानकारी, सही कार्रवाई के साथ संघर्ष करेंगे तो आप भी अगर एलिजिबल हैं तो आपको भी मिल सकता है। वैसे आप अगर पेंशन से जुड़े हुए, एसीपी एमएससीपी से जुड़े हुए कुछ सवाल मुझसे करना चाहते हैं, आपका एंटाइटलमेंट चेक करना चाहते हैं, तो आप चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद मेंबर्स ओनली वाले वीडियोस आप देखेंगे तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। फिर आप व्हाट्सएप में मुझे मैसेज के थ्रू से आपके जितने भी पेंशन से जुड़े हुए सवाल हैं वो कर सकते हैं, जिनका आपको जवाब दिया जाएगा और आपको सही सही गाइड किया जाएगा कैसे क्या कार्रवाई करना है। तो आप इस तरीके से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अब आखिर में फिर से आप सबसे अपील करता हूं, आसाम के बाढ़ में आप अपनी तरफ से अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सैनिक पाठशाला की खुद की टीम जा रही है, जो 1 या 2 अगस्त को हम चले जाएंगे वहां पर, तो हम वहां जाकर के राहत सामग्री जो है बांटेंगे सैनिक पाठशाला की तरफ से। तो आप अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप अगर इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो जितना हो सके आपसे डोनेट कीजिएगा। यहाँ क्यूआर कोड दिया हुआ है, क्यूआर कोड में अगर डोनेशन ना जा पाए, अगर ट्रांसफर ना हो पाए, तो एक कमेंट में मैं पिन करके एक अकाउंट डिटेल्स भी डाल दूंगा, उसमें आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको भरोसा देता हूं कि जितना पैसा भी ट्रांसफर होगा, जितना पैसा भी कलेक्शन होगा, उसका हर एक पैसा, एक एक पैसा ले जा करके बाढ़ पीड़ितों को मदद करने में जो है पैसा इस्तेमाल किया जाएगा। अभी तो दिल्ली से भी, मुंबई से भी, पंजाब से भी लोग निकल रहे हैं बाढ़ पीड़ितों को मदद करने के लिए। और दोस्तों, ये बाढ़ जो है वो हमेशा आने वाली ब्रह्मपुत्र वाली बाढ़ नहीं है, ये अलग बाढ़ है जो दिसो, दिसांग, दोरिका जैसे नदियों में बादल फटने की वजह से आई थी और 20 से 25 फीट तक पानी का लेवल बढ़ गया था। घर के घर डूब गए थे, हजारों लोग अभी भी बेघर हैं, हजारों लोग अभी भी लापता हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरे भारत भर की मदद की जरूरत है अभी आसाम को। और सैनिक पाठशाला से अगर छोटी सी एक मदद हम दे सकें तो आपके कंट्रीब्यूशन की वजह से, तो वो हमारे लिए एक सौभाग्य की बात होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।